तो हेलो एवरीवन। यार जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है सी प्लस प्लस फॉर सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए, जिसमें आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके जो है हैंड्स ऑन जो क्वेश्चंस आते हैं उन दोनों चीज़ों के लिए एकदम बेस्ट जो है मैं यहाँ पर कोर्स लेकर के आया हूँ। तो इसमें हमारा जो है आई थिंक ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि जैसे इफ़ एल्स हो गया, फॉर लूप हो गया और वाइल लूप हो गया, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। लेकिन यार एक चीज़ और है कि अगर आपको जो है आज की वीडियो में जो ऑडियो की क्वालिटी है वो आपको थोड़ी सी गड़बड़ लगे तो यार सॉरी उसके लिए, क्योंकि अभी तबीयत उतनी ठीक है नहीं, ठीक है। एक नाक मेरी बंद पड़ी है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट एनीवे, अब लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक देखा था कि हम जो भी प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है वहाँ तक हमने देखा था। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आता है कि वैसे आपके नॉलेज के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बार क्या होता है कि अगर जो है इसमें एक चीज़ आपका होता है कि अगर आपके एक एक्सप्रेशन में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, अगर उसमें उस वेरिएबल की वैल्यू को एक कई एक्सप्रेशन में दो या दो से अधिक बार, ठीक है, चेंज किया जा रहा है तो वो एक अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। कहने का मतलब ये होगा कि अगर सपोज करो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है कुछ इस तरह से, उसमें एक इंटीजर ए है उसकी वैल्यू 2 लिखा है, इंटीजर बी है इसकी वैल्यू 3 है, और मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा ए प्लस 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 में ए प्लस में प्लस प्लस ए प्लस में बी लिखा। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि ए प्लस प्लस आप कर रहे हो और प्लस प्लस ए कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपका बोलता है कि अगर एक सिंगल एक्सप्रेशन में अगर आप जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से अधिक बार चेंज करते हो तो वो एक अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। यानी कि आप जो है जब फार्मूले से आपने जो पढ़ा है अभी अपने लॉजिक से इसको सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और जब आप इसको रन कराओगे तो आपके सिस्टम पर हो सकता है कुछ और आंसर आए, दूसरे के सिस्टम पर कुछ और आंसर आएगा, तीसरे वाले पर कुछ और आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि इसका जो है बिहेवियर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक जानने वाली चीज़। इससे रिलेटेड मैं एक आपको कोड भी रन करके दिखा देता हूँ। अब ये जो है यहाँ पर मैंने कोड लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हमने किया है कि ए की वैल्यू 2 रखा, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 8 रखा, डी की वैल्यू हमने रख दिया है 6, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है ए बी प्लस प्लस अपॉन में ए प्लस में सी माइनस डी इंटू बी प्लस 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 बी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, आप बी की वैल्यू को एक ही एक्सप्रेशन में दो बार जो यहाँ पर चेंज कर रहे हो, तो इसलिए हमारा क्या करेगा, ये अनडिफाइंड बिहेवियर शो करेगा। इसको हम रन कराते हैं। रन कराने के बाद आप देख रहे हो कि हमारा आंसर कितना आया, हमारे यहाँ पर आंसर दे रहा है -19। बट अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे मैनुअली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका बी प्लस प्लस अपॉन में ए प्लस में सी माइनस डी इंटू में बी प्लस में प्लस प्लस बी है, ठीक है। तो जब आप प्रेसिडेंस वाले टेबल में जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो पोस्ट फिक्स वाला होता है, ठीक है, पोस्ट फिक्स का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रीफिक्स वाले से। तो सबसे पहले कौन सा इसमें होगा, इसमें जो आपका सॉल्व होगा पोस्ट फिक्स वाला, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका, इस पोस्ट फिक्स वाले का, फिर प्रीफिक्स वाले का, उसके बाद से आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर, उससे कम होता है प्लस और माइनस वाले का, ठीक है। तो आपको प्रेसिडेंस का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो इस ए जो है सबसे पहले सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर b की वैल्यू सबसे पहले यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है 5 अपॉन में a हो जाएगा प्लस में c माइनस d। जैसे यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर इसने रख दिया, अब वैल्यू रखने के बाद से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी +1 होकर के, ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस में प्लस प्लस b, और अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई है, 6 हो गई। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b प्लस प्लस है, पोस्ट फिक्स यहाँ पर इंक्रीमेंट है। अब इसका वजह से क्या होगा, इसका वजह से प्री इंक्रीमेंट वाला आपका ये चलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस में c माइनस डी इंटू बी प्लस में, अब प्लस प्लस बी का मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है अब ए प्लस प्लस ए होगा, यानी कि ये प्री है तो प्री का मतलब पहले ही यूज होने से पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। बी की वैल्यू अब कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट करते जाना है। अब आपका कौन सा चलेगा,
अब चलेगा आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब देखो ये जो है इनका सेम प्रेसिडेंस है, तो हम एसोसिएटिविटी देखते हैं। और एक कहाँ से किधर होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, यानी कि सबसे पहले आपका लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर एक वैल्यू रखेंगे, तो एक वैल्यू क्या है, 2 है, तो सॉल्व भी हम कर सकते हैं अभी यहीं पर। ठीक है, तो 5 और बाई 2 क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे 2 प्लस में c माइनस डी इंटू में b प्लस में 7। आगे बढ़ेंगे 2 प्लस c माइनस, अब मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व होगा। d की क्या वैल्यू है, 6 है, और b की वैल्यू है 7, तो 42 हो जाएगा। 6 इंटू 7 42 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस में 8 माइनस 42 प्लस 7, और यहाँ से आ जाएगा आपका -25। तो आप देख रहे हो मैनुअली सॉल्व करने पर -25, और आप जब कंपाइलर की हेल्प से आपने इसको सॉल्व किया सिस्टम से, तब आपका -19 है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो आंसर है क्या है, एक गलत है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ए आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आंसर कुछ भी आंसर नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है कि इसका जो है बिहेवियर क्या है, अनडिफाइंड है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यार कंडीशंस की। ठीक है, तो हमारे C++ में हम कंडीशंस, कोई भी कंडीशन कैसे देते हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस देने के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटर होते हैं, यहाँ पर हमारे पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, रिलेशनल ऑपरेटर। और ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं, ये नॉट इक्वल हो गया, फिर ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, फिर आपका ग्रेटर देन, लेस देन, और आपका लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। ये आपके अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम करते क्या हैं कंडीशंस देने के लिए, कि अगर मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो ये करता क्या है, मैंने अगर ए जो है नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये जो दोनों हैं ये नॉट इक्वल है। अगर ये बोले ए मिल गया कि नॉट इक्वल है, तो ये दे देगा ट्रू। यानी कि ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है क्या करते हैं, जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में लगते हैं, यानी कि जिन भी चीज़ों के बीच में लगते हैं, वो हमेशा क्या देंगे, या तो ट्रू देंगे या फिर फॉल्स देंगे, यानी कि बुलियन वैल्यूज देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर ए और कंपैरिजन ऑपरेटर बी लगा है, तो ए का बी से कंपेयर किया जा रहा है। अगर ए जो है इक्वल है तो क्या मिलेगा, तब हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलता है। ऐसे ही अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। इस तरह से हमारे ए रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर वर्क करते हैं। और ये जो हमारे स्टेटमेंट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिलेशनल स्टेटमेंट हो जाते हैं, इनको बोल देते हैं। इतनी सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि इनका हम यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास जो अलग अलग यहाँ पर एक वेरिएबल है, ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से 4 वेरिएबल हैं, और मैंने कहीं पर कंडीशन दी कि ए जो है बी से ग्रेटर होना चाहिए, और सी क्या होना चाहिए, वो भी डी से ग्रेटर होना चाहिए। और मुझे जो है ये कंडीशन मैंने दी, अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करना है। तो इसके लिए हमारा आता है यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एंड हमारा होता है। यही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, जो कहाँ पर काम करता है, हमारे दो अलग अलग जो रिलेशनल स्टेटमेंट है उनको कंबाइन करने के काम आता है। ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि भाई दोनों एकदम ट्रू हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर मुझे चाहिए कि कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो मेरा जो भी काम हो वो हो जाए, तो यहाँ पर हम और ये वाला लॉजिकल जो और है इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे ऑपरेटर हैं। इन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात किया था, बट अभी हम थोड़ा सा इस पर जो क्वेश्चंस वगैरह हैं, थोड़े से बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए हम उनको देख लेते हैं कि ये जो है बुलियन वैल्यूज हमें रिटर्न में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा इंट जा रहा है, इंट ए की वैल्यू मैंने रख दिया 5, और इंट बी की वैल्यू मैंने रखा, ये भी 5 रखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं सी आउट करता हूँ। सी आउट में क्या करूँगा कि चेक करूँगा ये जो है बी के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं रन करूँगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि भाई दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हमें ट्रू मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 मिलेगा। अब अगर मैंने मान लो कि यहाँ पर चेक किया होता कि नॉट इक्वल, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता। ठीक है, यानी कि
फॉल्स मिलता, 0 मिल गया। ठीक है, यही चीज़ है। अगर मान लो कि यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर लिखा होता 7 और मैं चेक कर लेता यहाँ पर, अब क्या चेक करता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको दिख रहा है कि ए ग्रेटर है, तो यहाँ पर फिर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इक्वल का भी साइन लगा दिया तब भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कुछ लोगों का जो है यहाँ पर हो सकता है कि डाउट हो कि यहाँ पर इक्वल तो ए और बी इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पर ए ट्रू क्यों दे रहा था। एक्चुअल में देखो ना, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप ये चीज़ यूज करते हो, ठीक है, इसका ये होता क्या है, ग्रेटर देन और, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पर और दिख रहा हो, अगर एक ग्रेटर भी रहेगा तब भी हमें ट्रू मिलेगा, या फिर इक्वल रहेगा तब भी ट्रू मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है, यानी कि अगर मैं ए बराबर ए की वैल्यू 5 रखी, बी की वैल्यू भी 5 रखी, तब भी ए ट्रू देगा। और अगर जो है ए की वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, बी से ग्रेटर है, तब भी हमें ट्रू देगा। यहाँ पर आप इसको पढ़ करके समझ सकते हो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारा स्टेटमेंट बताता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो है हमें अगर दो अलग अलग स्टेटमेंट को कंबाइन करना होगा तो हम कैसे कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ और वैल्यूज को लिखता हूँ। मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख लिया सी की वैल्यू लिख लिया 9 लिख लिया। अब मैं यहाँ पर कंबाइन क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ एंड ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर फिर दे दूंगा सी इज ग्रेटर देन अगेन बी। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर जो पैरेंथेसिस यूज़ किया, पैरेंथेसिस इसीलिए यूज़ किया क्योंकि हमें जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहे कि किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा किसका कम है। जिस पर भी ए पैरेंथेसिस रहेगा वो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा। तो ए वाला पैरेंथेसिस वाला सबसे पहले कैलकुलेट होगा और ए वाला अलग से पहले कैलकुलेट होगा। ठीक है, ए अलग अलग कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर एक किस में है, ये भी पैरेंथेसिस के अंदर है। ठीक है, ए दोनों भी पैरेंथेसिस के अंदर हैं, तो इसका से क्या होगा, ए वाला और ए वाला ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो हमें एज आउटपुट या तो ट्रू मिलेगा यानी 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा। तो हम इसको रन कराएंगे और आप देखेंगे कि हमें जो है यहाँ पर 1 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 7 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 7 अभी भी ग्रेटर है। और एंड ऑपरेटर हमने यूज किया है, यानी कि वो तभी 1 देगा जब ए वाला भी 1 हो यानी ट्रू हो और ए वाला भी स्टेटमेंट आपका ट्रू हो। अब सी इज ग्रेटर देन बी, सी का मतलब 9 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो दोनों और जब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो आपको जो है 1 मिलता है, अदरवाइज ये जो है 0 दे देगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया होता लेस देन, तो आपको ये 0 दे देता। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मल्टीपल कंडीशन वगैरह ये हो गए आपके, मल्टीपल कंडीशन आपने यूज कर लिया। एंड और इसी तरह से आपका होता है ये लॉजिकल और होता है, इसको भी हम कंबाइन करने के लिए दो अलग अलग स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इफ़ एल और इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। देखो आपको जो है यहाँ पर जो है इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स, और ये मतलब अलग अलग तरह के आपके जो इफ़ और एल्स के ये वैरायटीज़ हैं। ठीक है, हमें बेसिकली मेन चीज़ क्या है कि बस ये समझ लेना है कि इफ़ और एल्स का यूज किस तरह से हमें करना होता है। बाकी जो ये सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना है कि यार हम यहाँ पर जो है इफ़ और एल्स का यूज क्यों करते हैं। तो जैसे होता क्या है कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं, हमारे पास कुछ चॉइसेस दी जाती हैं कि अगर जो है ना, अगर आप ये चीज़ कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, और अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाते हो तो आपके साथ ये हो सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपने IIT JEE का जो आपका एग्ज़ाम है वो उसमें आपने अच्छे मार्क्स ला दिए तो आपको कोई एक अच्छा सा IIT या फिर कोई टॉप का NIT कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप नहीं इसमें अच्छा स्कोर कर पाते हो, ठीक है, तो आपको जो है हो सकता है कि कोई अच्छा कॉलेज ना मिले। तो ये जो है क्या होता है कि आपने एक कंडीशन दी कि अगर ऐसा हुआ, इफ़ दिस हैपन्स देन दिस विल हैपन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके साथ जो है ये वाला चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपका होता है इफ़ और एल्स वाला।
तो रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा ये रिलेट हो जाता है। अब इसका सिंटैक्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, और सिंटैक्स आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर होता है इफ़, और यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस में होता है कंडीशन, और फिर आपका एक कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर जो भी आपके स्टेटमेंट होंगे कि भाई अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाले सभी स्टेटमेंट आपको रन करा देने। फिर आपका आता है एल्स वाला पार्ट, इसमें आपका कर्ली ब्रैकेट और ये सभी आपके स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ऑटोमेटिक ए वाला जो आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो रन हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो होता क्या है कि काफ़ी बार आपको जो है इफ़ के बाद से सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन यानी कि एक ही आपका स्टेटमेंट होता है, सिर्फ एक लाइन का। तो आप क्या करते हो कि वहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो आपका वो पूरा का पूरा रन हो जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ़ दिया कंडीशन, और अगर आपका एक सिर्फ स्टेटमेंट है तो आपके एक स्टेटमेंट आपने लिखा, यहाँ पर जो है यहाँ पर सेमी कॉलन लगा है बस, और उसका से आप एल्स लगाओगे, और आपका अगर एल्स में भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप उस स्टेटमेंट को लिखोगे और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाओगे, बस आपका ए सही चलेगा। ठीक है, कुछ लोग को ये लगेगा कि यार हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से नहीं लगाया है, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगाया तो ये तो एरर दे देगा, बट आपका ये एरर नहीं देगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ आपका एक ही यहाँ पर स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपने दो स्टेटमेंट लिख दिए तब आपको एरर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। हम अपना नेक्स्ट देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ और एल्स का जो आपका सिंटैक्स होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने ये चीज़ देख लिया कि इफ़ और एल्स वाला सिंटैक्स। अब इसका सिंटैक्स हमारा कुछ इस तरह से होता है, इफ़ और यहाँ पर आपको देनी होती है कंडीशन। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर आपकी रहेगी कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर आपके अलग अलग स्टेटमेंट्स रहेंगे, यहाँ पर ये सेमी कॉलन है। फिर आपका रहेगा एल्स इफ़। ठीक है, यहाँ पर बीच में स्पेस है, एल्स इफ़, और फिर अगेन यहाँ पर कंडीशन दी जाती है और इसका से कर्ली ब्रैकेट, अगेन यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर आपका होता है एल्स और कर्ली ब्रैकेट स्टेटमेंट्स। ठीक है, इस तरह का आपका जो है इसका सिंटैक्स होता है। अब एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें क्या है ना, यहाँ पर आपने देखा कि इफ़ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एल्स है। तो होता क्या है कि अगर ये वाली चीज़ आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, ये वाली कंडीशन को चेक करता है क्योंकि यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है। ये कुछ इस तरह का है कि इफ़ और एल्स। ठीक है, अब एल्स के अंदर फिर क्या है, इफ़ है, कुछ इस तरह का ये चीज़ है, यूँ समझो। ठीक है, यानी कि होगा क्या कि इफ़ वाला अगर यहाँ पर कंडीशन ए फॉल्स मिल गई तो एल्स वाले पे तुरंत आ जाएगा, लेकिन इसके अंदर आते ही यहाँ पर इफ़ वाले में कंडीशन है तो इसको ये चेक करेगा। ठीक है, एल्स वाला जब भी आपका रहता है उसका मतलब होता है कि अगर इसके ऊपर वाला फॉल्स होता है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट एल्स वाला तुरंत वो चला देगा। ठीक है, तो यही चीज़ है आपका। यहाँ पर हम इसको कब यूज करते हैं, इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी के हमारे स्टेटमेंट नहीं चलने चाहिए। या ठीक है, अगर मान लो ये वाली फॉल्स हो गई और ये वाली जो भी कंडीशन हमारे ट्रू हो सिर्फ वही चले, उसके अलावा कोई और ना चले, तो इसके लिए हम इफ़ एल्स इस तरह का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों का डाउट हुआ कि क्या हम जो है यहाँ पर एल्सिफ जो है कई बार यूज कर सकते हैं। नहीं, तो आप जो है जितनी मर्जी हो उतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका इस तरह से भी होता है कि आपने एल्स नहीं लगाया। ठीक है, आपका ये वाला पार्ट नहीं भी रहेगा तब भी ये चलेगा, सिर्फ आपने क्या लगाया, इफ़ लगाया, एल्सिफ लगाया, वो भी आपका सही होता है। अगर आप चाहो तो सिर्फ इफ़ इस तरह से कर लो, ये भी आपका सही है। अगर आपको चाहिए कि इफ़ लगाया कंडीशन दिया, इफ़ लगाया कंडीशन दिया, फिर एल्स लगा दिया, तो भी आपका सही है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। मैंने आपको क्या बता दिया कि इफ़ एल्सिफ एल्स वाले में क्या आपका होता है कि जब भी आपकी कोई कंडीशन ट्रू हो गई उसके बाद से कोई भी आपका स्टेटमेंट, मतलब कि जो इफ़ और एल्सिफ ये सब चेक वगैरह नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो ट्रू हो गया वही चलेगा। ठीक है, इफ़ एल्स वाले में क्या होगा कि अगर ये वाला इफ़ वाला भी ट्रू हो गया ना, ये ट्रू हो गया तो आगे इस पर भी फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी ट्रू मिल गया तो इसको भी चलाएगा। ठीक है, और एल्स वाला किस पे काम करता है, एल्स वाला देखो जस्ट इसके ऊपर जो इफ़ होता है
एल्स वाले के जस्ट ऊपर जो इफ़ होता है उसी वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता है। मान लो कि यहाँ पर हमने लिखा इफ़ कंडीशन दिया, ठीक है, ये आपका करली ब्रैकेट के अंदर हो गया। फिर आपने यहाँ पर फिर लगाया इफ़ और कंडीशन दिया करली ब्रैकेट, फिर आपने एल्स लिखा। तो ये जो एल्स है ना, ये किससे एसोसिएटेड है, इस वाले इफ से, ठीक है। अगर ए वाला इफ में जो कंडीशन ए फॉल्स होती है तब ए वाला एल्स चलेगा। ये नहीं कि अगर ए वाला जो इफ है इसकी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अगेन आकर के इसको भी चेक करेगा, ये ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, इसको तो चेक करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ए वाला फॉल्स हो जाता है तो वो इसको चला देगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यानी कि अगर आपने 3 बार इफ़ यूज किया है तो वो तीनों इफ़ में जो कंडीशन दी रहेगी उन सभी को चेक करते हुए जाएगा और जितनी कंडीशन ट्रू मिलेगी सबको चलाते जाएगा, ठीक है। अब इस पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। फिज बज नाम का एक प्रोग्राम होता है जो कि अक्सर जो इंटरव्यू में काफ़ी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। अब ये जो है काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन होता क्या है कि यार इसमें इफ़ एल्स वाला यूज होता है और इसका लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए ये जो है इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि अगर बंदे को इफ़ और एल्स ये सारी चीज़ों का अच्छे से नॉलेज होगा तभी वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो उसका हम प्रोग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होती है कि हम जो है एक नंबर इनपुट करते हैं, या फिर देखो अब जो है मेन बेसिक आइडिया क्या है वो चीज़ हमें समझना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम आपको ये भी दे सकता है कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अब क्या चीज़ प्रिंट कराना है, इसमें बोलता है कि अगर जो एक नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसको क्या प्रिंट करना है, उसकी जगह पर फिज प्रिंट करना है। अगर एक नंबर 5 से डिविजिबल है तो वहाँ पर आपको प्रिंट करना है बज, और अगर वो 3 और 5 बोथ से डिविजिबल है तो आपको फिज बज प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 तरह से बन सकती है कि हमने एक इनपुट किया नंबर, उसको आपको चेक करके बताना है कि फिज है कि बज है कि फिज बज है, या फिर जो है कुछ नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है। तो यहाँ पर नो आउटपुट कुछ भी आप यहाँ पर उसके लिए प्रिंट कर सकते हो, या फिर सिर्फ नंबर प्रिंट कर दो। और दूसरा आपका ऑप्शन हो सकता है कि आपको 1 से लेकर के एक पर्टिकुलर नंबर तक के बीच में जो जितने भी आपके फिज हैं, बज है, फिज बज है, उन सभी को प्रिंट कराना है, ठीक है। मान लो कि मैंने बोल दिया कि 1 से 10 तक के जितने भी फिज बज है उनको प्रिंट कराना है, तो एक क्या होगा, नो आउटपुट। एक हमने यहाँ पर लिखा नो आउटपुट, 2 लिखा नो आउटपुट, 3 क्या है, 3 आपका फिज आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपका 4 ये जो है नो आउटपुट, फिर आपका 5 यहाँ पर आ जाएगा बज, ठीक है। फिर ऐसे ही 6 आपका क्या आ जाएगा, 3 से डिविजिबल है तो फिज आ जाएगा, और आपका जो 7 है वो नो आउटपुट आ जाएगा, 8 आ जाएगा नो आउटपुट, 9 आपका आ जाएगा फिज, ठीक है। और आपका जो 10 है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा बज, ठीक है। लेकिन अगर ये मैं 15 तक बोलता तो 15 आपका जो आता लास्ट वाला नंबर वो क्या हो जाता, फिज बज जाता। क्यों, क्योंकि वो जो है 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। आई होप ये चीज़ आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई है। अब हम देखते हैं इसका कोड को कैसे लिखेंगे, इसका लॉजिक क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा जो लॉजिक होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा कि एक हमारे पास जो भी नंबर है उसको हम स्टोर कर लिए, मान लो नम में। हमें क्या चेक करना है, हम चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉडुलो ऑपरेटर। अगर ए जो है हमें रिमाइंडर 0 देता है, इसका मतलब कि ए डिविजिबल है। अगर यही नम जो है डिविजिबल बाई 5 है तो हमें जो है ये क्या देगा, बज देगा। अगर यही नम क्या है, अगर डिविजिबल बाई 15 है तो ये जो है फिज बज देगा। अब 15 की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो कि जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से, ठीक है, एंड जो नंबर है वो डिविजिबल बाई 5 है, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट को आपने कंबाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली है क्या कि आप अगर 3 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल होना है, तो इसका मतलब क्यों कितने से होना चाहिए, 15 से होना चाहिए, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 15 लिख दिया। आप दोनों में से कोई कंडीशन दे सकते हो, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि अगर मैंने लगाया इफ़ और ये चीज़ लिख दिया सबसे ऊपर, ये इसको मैं बोल देता हूँ कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। यहाँ पर मैंने कंडीशन 1 अगर दे दिया और यहाँ पर कोई चीज़ लिख दिया, क्या प्रिंट करना है, सी आउट करना है, क्या करना है, सी आउट करना है आपको फिज, फिर दे दिया कि अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो आपको आगे का नहीं चेक करना था। आपने क्या लिखा, एल्स इफ़ कर दिया, और उसके बाद से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 वाला कंडीशन दे दिया,
और इसके लिए मैंने बोल दिया कि 5 से होगा तो उसको क्या करेगा, बज प्रिंट कर देगा। और एल्स इफ फिर दे दिया हमने, और यहाँ पर दे दिया 3 नंबर वाली कंडीशन, और यहाँ पर जो है फिज बज प्रिंट कर दिया। तो ये आपका लॉजिक एकदम गलत हो जाएगा। किस केस में गलत हो जाएगा, जब नंबर जो है एकदम पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा तब तो ठीक है, सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा तब तो ये सही आएगा, सिर्फ 5 से डिविजिबल है तब तो सही आएगा। लेकिन जैसे ही नंबर हमें मिलेगा दोनों से डिविजिबल, वो यहाँ पर 3, जैसे मान लो कि 15 का मैं एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो है 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये पहले ही लाइन में ये चल जाएगा, पहली लाइन में ही ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिज प्रिंट कर देगा। जबकि क्या हमें चाहिए था, फिज बज प्रिंट करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हम उस वाले को चेक करेंगे जो कि दोनों से यहाँ पर डिविजिबल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नम और मॉडुलो ऑपरेटर 15 सबसे पहले हमें चेक करना होता है। और इसके बाद से अगर ये जो है नहीं डिवाइड हो पाता है 15 से, तब हमें चेक करना होता है कि जो नंबर है वो जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर हमें अगले में चेक करना होता है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। और अगर दोनों से इधर सब किसी से डिविजिबल नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में हमारा कहा जाता है, हमारा आ जाता है नो आउटपुट समथिंग, जो भी हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इस तरह का हमारा लॉजिक है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं जल्दी से। ये हमारा कोड यहाँ पर हो गया है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो इसको रन कराएंगे, यहाँ पर हमने इनपुट भी दे दिया है 10, ठीक है। तो रन कराने के बाद आपका जो यहाँ पर क्या आ गया, बज आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से कुछ प्रिंट करा रखा है 10, और यहाँ पर जो 10 क्या है, बज है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया होता 15, तो ये क्या आ जाता, 15 के लिए आ जाएगा आपका फिज बज, आपका फिज बज आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है हमने ये इफ एल्स इस तरह की चीज़ें लगा रखी हैं। इसका मतलब है कि अगर ये वाली चीज़ आपकी ट्रू हो जाती है तो बाकी कंडीशंस को नहीं चेक करेगा, ठीक है, एल्स तक किसी को भी चेक नहीं करने वाला है। अब मान लेते हैं कि अगर मैंने यहीं पर ए दे दिया था, सिर्फ इफ़ दिया होता, इफ़ दिया होता, इफ़ दिया होता, ठीक है, कुछ इस तरह से, इसको भी मैंने यहाँ पर कर दिया था इफ़, तो ये क्या करता ना, इसको भी चेक करता, और फिर आकर के इसको भी चेक करता, और इसको भी चेक करता, ठीक है। इसको मैं रन कराऊंगा तो आप देखना जो है यहाँ पर सभी प्रिंट होंगे, फिज बज भी होगा, फिर फिज होगा, फिर बज होगा, इस तरह से आपका प्रिंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिज बज, फिर आपका फिज, फिर आपका बज, ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि इफ़ कब यूज करना है, इफ़ एल्स कब यूज करना। अब देखो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो इफ़ और एल्सिफ वाला होता है वो कुछ इसी तरह का है कि इफ़ एल्स और एल्स के अंदर इफ़ एल्स है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर एल्स दे दिया और मैंने यहाँ पर लगाया अब करली ब्रैकेट, एल्स के अंदर मैंने इसको चेक किया इफ़, और फिर मैंने इसको भी चेक किया एल्सिफ, ठीक है, ये जो है उसी के अंदर है, और ये भी इसी के अंदर है, और यहाँ पर हमारा ये वाला एल्स वाला करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो 15 से अगर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो एल्स वाले में आएगा, एल्स वाले में आने के बाद क्या चेक करेगा, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाले पर जाएगा, इसको चेक करेगा, अगर ये भी नहीं है तो ये वाला आपका प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनपुट है 15। अब इसको रन कराएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है, फिज बज आएगा हमारा एज ए आउटपुट 15 और फिज बज आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर मान लेते हैं कि यार हमें जो है एक नंबर हमने दिया और 1 से लेकर के उस नंबर तक हमें प्रिंट कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो वैसे तो अभी हमने फॉर लूप देखा नहीं है, बट जिनको भी फॉर लूप के बारे में पता है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बार बस बता देता हूँ। आपका फॉर लूप जो है यहाँ पर यूज कर लेंगे हम, क्या करेंगे, फॉर, और यहाँ पर इंट, और यहाँ पर हम आई ले लेते हैं, ठीक है। आई की जगह पर हम क्या कर लेते हैं, नम कर लेते हैं, ठीक है। अब नम की जगह पर यहाँ पर हमें जो है ये चेंज कर लेना पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं num1, और इसको भी
num1 कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि मैं ज़्यादा कोड में चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अब num को मैंने 1 लिखा और num इज लेस देन और इक्वल टू num1 मैंने कर दिया, num प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका करली ब्रैकेट आ जाएगा और इफ़ और एल्स वाला जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर आपका ये फॉर लूप भी एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्या करो, आपका जो है 1 से लेकर के और जो भी आप नंबर इनपुट करोगे उतने नंबर तक आपको जितने भी सभी नंबर्स होंगे उनको चेक करके बता देगा कौन सा फिज है, कौन बज है, कौन फिज बज है, ठीक है। इसको रन कराएंगे तो आप देखो जो 1 से लेकर के सब कुछ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका प्रिंट हो गया है 1 नथिंग 2 नथिंग। यहाँ पर हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं एंड में एंड एल, जिससे कि हमें न्यू लाइन में चीज़ें मिले। और सेम सीन यहाँ भी एंड एल और ठीक है। तो अब रन कराएंगे इसको तो हमारा जो है यहाँ पर एक एक लाइन में सारा का सारा मिल जाएगा। अब देखिए अगर आपको जो है फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो जस्ट आपको कुछ टाइम में ही या फिर नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। तो आप जब फॉर लूप पर ये वाला चीज़ देख सकते हो फिर से, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 15 तक हमने प्रिंट करा लिया पूरा का पूरा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा इफ़ एल्स इफ और एल्स इस तरह से किस तरह से यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने लूप वगैरह के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना ना भूलें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।